हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इथेनॉल फ्यूल के बारे में। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब या एनी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखोगे कि आपको ये न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि इथेनॉल फ्यूल आपके गाड़ी के लिए खतरा है, पर कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि इस फ्यूल में दिक्कत क्या है और इसका सॉल्यूशंस क्या है, या आप इस फ्यूल को कंपैटिबल बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि आपकी गाड़ी में जो जो भी इथेनॉल फ्यूल है, ये किस किस पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं। कंपेयर टू पेट्रोल, ये जो आपके इथेनॉल है ये थोड़ा कोरोसिव नेचर पे होते हैं, मतलब ये रिएक्टिव होता है। और जब भी ये रिएक्ट करेगा कोई भी आपकी गाड़ी के कंपोनेंट के ऊपर, तो ये आपकी गाड़ी के कंपोनेंट को ख़राब कर देगा। और एक प्रॉब्लम ये है कि ये एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्व करते हैं। अगर मान लीजिए आपने गाड़ी को बहुत टाइम खड़ा रख लिया और आपके गाड़ी के अंदर वाटर वेपर आपके टैंक के अंदर आ पाए कुछ लीक्स के वजह से तो अब क्या होगा, जो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके या वो जब भी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके जो पेट्रोल है, इथेनॉल मतलब पेट्रोल के साथ तभी डिजॉल्व हो सकता है जब ये इथेनॉल 100% हो। अगर उसमें थोड़ा सा भी अमाउंट पे वाटर आ जाए तो आपके जो इथेनॉल है वो सेपरेट हो जाता है। अगर ये सेपरेट हो जाए तब बहुत बड़ा दिक्कत होता है और आपके गाड़ी के माइलेज और गाड़ी में मतलब आपके स्टार्टिंग प्रॉब्लम, लॉन्ग स्टार्ट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो पहले समझते हैं कि आपकी गाड़ी में ये इथेनॉल फ्यूल कहाँ कहाँ कांटेक्ट में आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डलवाते हो। तो पेट्रोल डलवाते हैं तो इसके जो भी कैप है, पेट्रोल कैप, पेट्रोल और टैंक के बीच में जो भी पाइप्स है वो उसके कांटेक्ट में आएगा। पेट्रोल टैंक आपके कांटेक्ट में आएगा और फ्यूल टैंक आपके कांटेक्ट में आएगा। आपके फ्यूल पंप कांटेक्ट में आएगा। ये जितने भी पाइप्स है जो फ्यूल को इंजन तक ले जाता है ये आपके कांटेक्ट में आएगा। आपके मैनिफोल्ड कांटेक्ट में आएगा। आपके जो भी ये कैनिस्टर सिस्टम है जो फ्यूल वेपर को एब्जॉर्ब करके फिर इसको लिक्विफाई करता है या कंडेंस करता है, फिर इसको इंजन में जाने देते हैं, जिससे आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन भी कम होता है और आपका जो फ्यूल लॉस है वो भी मिनिमल होता है। तो ये जितने भी पार्ट कांटेक्ट में आएंगे वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। अभी देखिए, इन जनरल कोई भी पेट्रोल की गाड़ी होगा, पुराने गाड़ी आपके आज E20 में तो क्या है कि थोड़ा कंपेटेबिलिटी कर दिया गया है, पर वो 100% कंपेटेबल नहीं है। तो ये बेसिकली रबर के होज होते हैं। ये रबर क्योंकि कोरोसिव होता है तो इथेनॉल, और नॉन कंपेटेबल टू इथेनॉल, तो क्या होगा, ये होजेस आपके खराब होगा, आपके ये कैप खराब हो सकता है। अभी देखिए, मैंने इधर 2 लाइन बनाया है, इसके अंदर मैंने आपको फुल सिस्टम भी समझा दूंगा। ये 2 लाइन बनाया है क्योंकि देखिए, जब आपके पेट्रोल खाली रहेगा आपके टैंक के अंदर हवा रहता है। अगर आप पेट्रोल डालोगे तो उस हवा को भी तो बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए कंपनी क्या करते हैं और एक पाइप देते हैं जहां से हवा बाहर चले जाते हैं और फ्यूल आपके टैंक के अंदर आ जाता है। तो ये 2 पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बेसिकली ये जो आपके फ्यूल टैंक, इसको बदलना पड़ सकता है। फ्यूल पंप, आपके पूरे सेटअप नहीं बदलना पड़ेगा, सिर्फ फ्यूल पंप के अंदर जो भी एक समर्सिबल पंप लगा होता है वो मेटल का होगा या कुछ प्लास्टिक का होगा, उसका सराउंडिंग तो मेटल का ही होता है। उसके अंदर का जो भी आपके मोटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर होता है वो मेटल का ही बना हुआ होता है। बट हाँ, जो भी वाटर को सर्कुलेट करने के लिए जो भी आपके पंप मैकेनिज्म है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, तो उस मैकेनिज्म को आपको चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि वही डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपके फ्यूल पंप है वो उसको ठंडा रखने के लिए पेट्रोल को भी उसके कांटेक्ट में रखा जाता था, पर अभी अगर इथेनॉल उसके कांटेक्ट में आएगा, और इथेनॉल क्या है कि वो थोड़ा कंडक्टिव है रादर देन पेट्रोल, तो उसमें एक गैल्वेनिक कोरिजन का भी खतरा है। तो आपको ये फ्यूल सिस्टम जो आपका ये पेट्रोल या फ्यूल पंप है इसको आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ये पाइपिंग की, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके पाइपिंग। ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये ट्यूब्स इन जनरल अगर वो रबर के है और नॉन कंपेटेबल मेटल के है, आपको बदलना पड़ सकता है। ये जो ट्यूब्स है ये कोई आप जानते हो कि आरओ में जो भी पाइप्स है
उसी पाइप्स को आप इधर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक केमिकल रेजिस्टेंस पाइप है, नॉन कोरेसिव नेचर के पाइप है। और सिर्फ आपको कंपनी को क्या करना है कि वो अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर सकता है कि आप हमें इस मतलब थिकनेस या डायमीटर के, आप इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, ओके, इतना टॉलरेंस या प्रेशर झेलने लायक आप हमें पाइप बना के दे दो उसी मटेरियल का, तो ये आप इसमें क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। और इसके बाद ये मैनिफोल्ड आ गया। मैनिफोल्ड अगर मेटल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो प्लास्टिक पार्ट से ही बना हुआ है तो आपको वो क्या करना पड़ सकता है, रिप्लेस करना पड़ सकता है। इधर आता है एक प्रेशर रेगुलेटर वेल्व। ये जो प्रेशर रेगुलेटर वेल्व कभी कभी आपके फ्यूल रेल पे होता है, नहीं तो कभी कभी ये फ्यूल पंप के अंदर भी होता है। तो इन नई गाड़ियों पे ये हमें अभी जितने भी नई गाड़ी है वो रेल पे ही दिया गया है। अभी देखिए ये जो फ्यूल पंप है, फ्यूल रेगुलेटर है, ये क्या होता है, ये एक डायफ्राम बेस्ड है, ये प्रेशर के हिसाब से है। जब भी आपके आप में मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब वैक्यूम प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके इंटेक मैनिफोल्ड में क्या होता है, प्रेशर होता है। जब भी आप लो आरपीएम पे होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब भी ये हाई आरपीएम में होता है इसका प्रेशर कम होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी इसका प्रेशर कम होगा तो ये बंद रहेगा, खुल जाएगा और ये रिटर्न में चले जाता है। तो इसमें जो एक डायफ्राम लगा होता है वो रबर का होता है, और उसी रबर को मे बी इसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। सिमिलरली द इंजेक्टर्स के अंदर भी अगर ये पूरे 100% मेटल से बना हुआ है और ये इथेनॉल ऑलरेडी इथेनॉल कंपेटेबल है तो कोई आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके बाहर में कुछ ओरिंग्स लगा होता है जिससे आपके लीक्स ना हो जाए, प्रेशर लीक या फ्यूल लीक ना हो जाए, उसके लिए कुछ रबर होजेस यूज़ किया जाता है या और रबर ओरिंग्स यूज़ किया जाता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और इसमें देखिए ये कार्बन कैनिस्टर सिस्टम है। मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो भी फ्यूल वेपर है वो एवापोरेट होता है, इस कार्बन कैनिस्टर में स्टोर होता है। अभी ये कार्बन कैनिस्टर क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन को आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या रिप्लेस करना है, इसका जो भी बॉक्स है जहां आप कार्बन को रखते हो उसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। अभी देखिए जो कार्बन है, ये कार्बन तो वही कार्बन रहेगा। और ये कार्बन कैसे बना सकते हो, एक्टिवेटेड कार्बन बनाना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, इन जनरल कोकोनट सेल लेते हैं, कोकोनट का जो भी सेल है, हार्ड सेल है, उसको आप क्या करते हो, भट्टी के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन के प्रेजेंस में जलाते हो करीब 600, 800, 900 डिग्री में। और फाइनली ये जब कार्बनाइज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है। उसमें हाई सरफेस एरिया होता है और उसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। तो वो वाला कार्बन आप इसके अंदर डाल दोगे और फाइनली इसके वही कार्बन रहेगा। और जस्ट इसके बॉक्स को चेंज करोगे, इसके जो भी पाइप से इसके लगने वाले इसको चेंज करोगे। और देखिए और एक वेल्व है, इसको बोला था पर्ज वेल्व। ये पर्ज वेल्व नाम दिया गया है, पर बेसिकली एक सोलेनॉइड वेल्व है। और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल रेजिस्टेंस सोलेनॉइड वाल्व ऑलरेडी मार्केट में है। तो इसमें कोई भी आपको R&D में कंपनी को पैसा नहीं लगाना है, जस्ट कंपनी को ऑर्डर करना है डिज़ाइन सेंस के लिए। और फाइनली आपको एक केमिकल रेजिस्टेंस इथेनॉल कंपेटेबल पर्ज वेल्व मिल जाएगा। इस जस्ट कंपनी थोड़ा आपको ज़्यादा चार्ज कर सकता है क्योंकि उसका मार्केट लिमिटेड होगा, इंडिया होगा, और जहाँ भी इथेनॉल फ्यूल है उसमें इसका ऑर्डर और उसके लिए उसका यही उसका लिमिटेड मार्केट रहेगा। तो फाइनली इसमें थोड़ा पैसा वो लोग बढ़ा सकते हैं। और फाइनली जो देखिए इंजेक्टर्स, अब मैं 10 साल पुरानी गाड़ी की नहीं बताऊंगा, पर जो भी नई 5 साल के अंडर लॉन्च हुआ है जो E20 कंपेटेबल है, मे भी इनका जो भी इंजेक्टर्स है E100 कंपेटेबल हो सकता है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसका जो भी रबर होसेस है उसको बदलना पड़ेगा। अगर देखिए अगर इंजेक्टर्स बदलना पड़े तो इंजेक्टर्स आर नॉट सो एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि वो 2-2.5 हज़ार मतलब पेट्रोल वाले 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार में मिल जाता है। पर अगर कंपनी को इथेनॉल कंपेटेबल के लिए अगर उसमें R&D में कुछ पैसा लगाया है, मे भी हाँ ये थोड़ा पार्ट थोड़ा महंगा हो सकता है, पर सरकार इसमें इंटरफेयर करके थोड़ा सब्सिडाइज अगर करने लगे चीज़ों को तो आपको ये भी कंपोनेंट पेट्रोल के दाम पे ही मिलने लगेंगे।
तो रिप्लेसेबल पार्ट क्या हो गया, हाँ इवन द इंटेक मैनिफोल्ड। इंटेक मैनिफोल्ड पुराने गाड़ी में तो मेटल का ही होता था, आजकल ये प्लास्टिक का होने लगे। अगर वो प्लास्टिक कंपेटेबल प्लास्टिक नहीं होगा तो आपको इंटेक मैनिफोल्ड भी बदलना पड़ सकता है। तो बदलने वाले कंपोनेंट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपोनेंट मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ। तो आपको क्या बदलना पड़ सकता है, आपके फ्यूल टैंक या इथेनॉल टैंक या पेट्रोल टैंक, इसको बदलना पड़ सकता है। उसके बाद फ्यूल पंप आपको बदलना पड़ सकता है। पाइपिंग्स, जितने भी पाइप्स है जो फ्यूल को रेल्स तक ले जाने के लिए और वापस टैंकी में लाने के लिए जो भी यूज होता है उसको बदलना पड़ सकता है। रेगुलेटर बदलना पड़ सकता है, वो प्रेशर रेगुलेटर है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। इंजेक्टर्स बदलना पड़ सकता है, इंजेक्टर्स के कुछ ओरिंग्स वगैरह जो भी रबर्स के हैं उसको बदलना पड़ सकता है। हाँ, रेगुलेटर में भी कुछ ओरिंग्स होते हैं फ्यूल लीक्स को रोकने के लिए, उस ओरिंग्स को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है। आपके मैनिफोल्ड अगर तो इथेनॉल रेजिस्टेंस नहीं है या वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, अगर वो प्लास्टिक के है मे भी उसको चेंज करना पड़ सकता है। पंच वेल्व इसको चेंज करना पड़ सकता है। हाँ, कार्बन कैनिस्टर और इसके ट्यूबिंग को भी चेंज करना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग द फ्यूल कैप। आपके पास जो पेट्रोल डालने वाले पाइप्स है, ये 2 पाइप्स को भी बदलना पड़ सकता है। अगर आप जस्ट ये थोड़े पार्ट्स आप बदल लेंगे तो आपकी गाड़ी पेट्रोल से सीधा इथेनॉल 100% में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको इतना फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जो भी E20 फ्यूल है, इसमें मेरा भी जो गाड़ी है मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, वो भी E10 वाली गाड़ी ही है, पर E20 अभी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। तो अभी जो मुझे पेट्रोल मिल रहा है वो E20 ही मिल रहा है, तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं भी E10 E20 में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, पर मैं E85 कभी नहीं रिकमेंड करूँगा बिना किसी अपग्रेड्स के, क्योंकि वो रबर पार्ट को डेफिनेटली क्या करेंगे रिएक्ट करके ख़राब कर देंगे, तो आपकी गाड़ी ख़राब हो सकता है। तो E85 के लिए मे बी इन द फ्यूचर कंपनी या थर्ड पार्टी क्या करेंगे, जैसे CNG के टाइम में क्या हुआ था, CNG जब भी लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे CNG किट्स आफ्टर मार्केट अवेलेबल हो गया था। तो वही किट आपने डलवाया 20, 25, 30, 50, 60 जो भी हुआ था। अभी कंपनी का जो भी इनबिल्ट किट है वो 1 लाख रुपए महंगा होता है नॉर्मल गाड़ी से। तो फ्लेक्स व्हील में इतना महंगा नहीं होना चाहिए। देखिए कि क्या रीज़न है, क्योंकि जो CNG होता है, CNG में जब भी आप किट डलवाते हो तो उसमें क्या होता है, ECM होता है, आपके CNG टैंक होते हैं, आपके इंजेक्टर्स होते हैं, पाइप्स हो गया। तो उसमें एक कंप्लीट किट आता है, रेगुलेटर्स एंड ऑल लेके किट आते हैं जो एक अलग से आपको लगाना पड़ता है। पर जो भी आपकी इथेनॉल कंपेटेबल गाड़ी होगा वो प्राइस, अभी मैंने सुनने को आया कि जो वैगनर है उसको लॉन्च किया गया है 1 लाख करीब ज़्यादा प्राइस में, वो मुझे रिजनेबल नहीं लगा कुछ हद तक। हाँ, पर अगर उस मारुति सुजुकी ने R&D में पैसा लगाया है तब वो रिजनेबल हो सकता है। देखिए R&D में कहाँ कहाँ पैसा लगाने की बात है, मेनली जो R&D में पैसा लगेगा रिसर्च एंड डेवलप में, ये फ्यूल पंप के जो डायफ्राम को रिप्लेस करने का के लिए एक मटेरियल डेवलप करना है। पर हाँ, ऐसे मटेरियल ऑलरेडी है, तो जस्ट क्या करना है उनको, उसको रिप्लेस करना है। तो इसमें इतना R&D का कोई नहीं है। और इंजेक्टर्स में भी ऑब्वियसली बॉस के पास ऑलरेडी इथेनॉल 100 के लिए ऑलरेडी इन लोगों ने काम कर चुके हैं, तो ऑलरेडी इंजेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। मे बी ये थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, पर ये इतना भी कोई ज़्यादा पैसा कंपनी को नहीं लगाना पड़ेगा इस इंजेक्टर्स को डालने के लिए, कि ताकि आपके जो किट अगर 100 रुपये का है वो 500 रुपये का नहीं बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में। आपके मैनिफोल्ड, क्योंकि जस्ट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपेटेबल मटेरियल के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेटल का ऑलरेडी था। आज के डेट में गाड़ी के वेट कम करने के लिए और रिसाइकेबल मटेरियल या कुछ भी रेगुलेशंस की वजह से उन लोगों ने प्लास्टिक का डालने लगा, पर ये भी अगर वो मेटल का डाल देंगे तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। कार्बन कैनिस्टर, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपके बाहर के सेल्स को बदलना है, अंदर के सेम ही रहेगा, तो इसमें भी कोई R&D की ज़रूरत नहीं है। पंच वाल्व ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि ऑलरेडी केमिकल रेजिस्टेंस सोलेनोइड वाल्व अवेलेबल है, उसी को ही इधर डाल देंगे। तो जस्ट कुछ डिज़ाइन चेंजेस है, कुछ इसमें R&D, बड़ा R&D का पैसा नहीं लगा है कंपनी का।
और फाइनली फ्यूल पंप के अंदर एक जो भी आपके सबमर्सिबल पंप है, क्योंकि पहले क्या होता है कि मोटर को ठंडा रखने के लिए आप अगर इलेक्ट्रॉनिक जो आपके मोटर है, मोटर के अंदर भी अगर वाटर चले जाते थे या पेट्रोल चले जाते, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आज के डेट में अगर वो इथेनॉल उसमें चले जाएंगे, क्योंकि उसमें गैल्वेनिक कोरेशन का चांसेस है, तो आपको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। वो कूलिंग सिस्टम के लिए, उस मोटर को ठंडा रखने के लिए कुछ आपको अलग इंतजाम करना पड़ेगा। मे भी उसमें कुछ डिज़ाइन चैलेंजेस है, पर हाँ कंपेटेबल मटेरियल फिर भी अवेलेबल है, तो उसमें भी थोड़ा मे बी प्राइस को ये बढ़ जाएगा। सिर्फ इसका पंप का प्राइस बढ़ेगा, बाहर का जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी वो पॉलीप्रोपिलीन जैसे मटेरियल से आप बना सकते हो, या टेफ्लॉन या कंपेटेबल मटेरियल से आप बना सकते हो, तो इसमें भी कोई R&D का इतना खर्चा नहीं है। फाइनली अगर देखा जाए, मे बी कंपनी आपसे पैसा ज़्यादा ले सकता है, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाना पड़ेगा। क्योंकि नो डाउट मैं भी अगर अपने गाड़ी को ये T5 कंपेटेबल बनाऊंगा तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, और मैं भी फालतू का पैसा क्यों लगाऊंगा, इतना पैसा लगाने के बाद। ये हर किसी का माइंडसेट होता है। तो सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, कंपनी को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि आप क्यों एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, उसको आप ब्रेक डाउन दो, आपने कहाँ पैसा लगाया, और आपके जो भी रॉ मटेरियल का परचेज कितना बढ़ गया है। मे बी ऐसा अगर सरकार करेगा तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस कंपनी उल्टा सीधा बढ़ाएंगे तो वो नहीं बढ़ा पाएगा, और इन द कमिंग टाइम ऑब्वियसली थर्ड पार्टी भी इस चीज़ों को आफ्टर मार्केट आपको मिलने लगेगा। थर्ड पार्टी जो भी आपको लगा के देगा तो उसमें भी आपको ये बहुत सस्ता पड़ेगा। मे बी अगर आप इसको कार के डीलरशिप में लगाने जाएंगे तो मे बी 50-60 लाख 1 लाख रुपए तक भी ले सकता है, पर अगर आप ये बाहर आफ्टर मार्केट लगा लोगे 10 से 20 हज़ार में भी लग सकता है। तो जो प्रॉब्लम्स है, तो देखिए सरकार इथेनॉल को तो पुश करेगा हम लोग के ऊपर, और हम लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि आपको अगर E20 अगर रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ पेट्रोल ही डलवाना है, आपको इथेनॉल नहीं डलवाना, आपको क्या करना पड़ेगा, आप पेट्रोल खरीदो, उसमें थोड़ा पानी मिला दो, तो क्या होगा, इथेनॉल सेपरेट हो गया। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, जस्ट मैं फॉर कन्वीनियंस बोल रहा हूँ। और जो पेट्रोल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी गाड़ी में डलवा लो, पर ये कोई कन्वीनियंट नहीं है, ये हमेशा आपके लॉस में ही रहेगा। तो बेटर ये है कि सरकार जो भी पॉलिसी लाते हैं उसके लिए सरकार ऑब्वियसली कुछ सोच के रखा हुआ है। मे बी वो किट के बारे में, ऑल्टरनेट किट, कंपेटेबल किट है ना, वो इन फ्यूचर हम लोग डालेंगे तो हमारे गाड़ी E85 या E100 कंपेटेबल भी हो सकता है। तो ओवरऑल इथेनॉल क्यों जरूरी है, इसको समझते हैं। देखिए, जो इंडिया एज ए कंट्री, हम लोग एनर्जी में हम लोग के पास जितना एनर्जी है वो कम है। हम लोग क्या करना पड़ता है, जैसे मतलब फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हम लोग के पास कम है, हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल है हम लोग अपने 80 to 90% ऑफ द नीड्स ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स खर्चा करना पड़ेगा। जब भी हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं हम लोग नो डाउट डायरेक्टली रुपीस में पे कर रहे हैं, पर यही जो पेट्रोल क्या करेगा, सरकार बाहर से खरीदेगा या गवर्नमेंट बाहर से खरीदेगा। जब बाहर से खरीदेगा उनको डॉलर्स में खरीदना पड़ेगा, और हमेशा हम लोग को सुनना पड़ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी खतरे में है, कि हम लोगों का फॉरेक्स रिजर्व्स बर्न हो रहा है, फॉर ट्रेड डेफिसिट है हर साल ट्रेड डेफिसिट है इसमें। तो इसी सब को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, आज के डेट में आप देखिए कि सोलर प्लांट बहुत एग्रेसिवली काम किया जा रहा है कि सोलर को अपना लिया जाए। कि आज के डेट में आप लोग देखोगे तो 256 गीगावाट अराउंड हो चुका है, और बाय 2050 वो 250 गीगावाट तक नहीं 500 गीगावाट तक सरकार प्लान कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप सोलर से जनरेट कर रहे हो। हाँ, सोलर में ये दिक्कत है कि अगर देखिए आज के डेट में अगर इंडिया का रिक्वायरमेंट 300 गीगावाट है फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि सन आपका कितने टाइम रहेगा, जो आपका सन है वो सिर्फ 8 घंटा रहता है, और दिन में कितना होता है, 24 आवर्स डे होता है। अगर आपने मान लीजिए कि 500 गीगावाट का प्लान लगाया है, तो सिर्फ आप उसमें से ओवरऑल एवरेज लोड अगर 8 घंटे की बात करो 300 से 400 गीगावाट ही आप उसमें से ले पाएंगे। तो अगर देखिए, अगर इंडिया का रिक्वायरमेंट 500 गीगावाट है तो आपको कितने गीगावाट का सोलर लगाना पड़ेगा, 1500 गीगावाट या 2000 गीगावाट का सोलर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी स्टोरेज भी आपको करना पड़ेगा कि जो भी 8 घंटा लाइट रहेगा, बाकी जब भी आप लाइट नहीं है
जो बाकी आपके 16 घंटा, वो 16 घंटा आप क्या करोगे, तो आपको लिए बैटरी प्लान करना पड़ सकता है। तो बैटरी एक एक्सपेंसिव मैटर है, तो इसके लिए आपको फिर भी सरकार क्या कर रहा है कि सोलर में स्विच कर रहा है ताकि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। और ईवी भी एक ऑप्शंस है। फाइनली इथेनॉल भी अगर इंडिजिनियस हो जाएगा तो हमें इंपोर्ट पे इतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई सरकार हमें रिन्यूएबल या इंडिजिनियस फ्यूल के ऊपर पुश कर रहा है। और एक रीजन है कि इथेनॉल से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। मेन है कि जो आपके इथेनॉल है ये जीएसटी में भी इन फ्यूचर आ सकता है। मैं भी देखिए, अगर हम लोग हमेशा सुनते हैं कि फ्यूल जो है वो जीएसटी में क्यों नहीं आ रहा है, द रीजन इज दैट क्योंकि अगर वो जीएसटी में लाएंगे तो फ्यूल का प्राइस बहुत कम हो जाएगा। अगर फ्यूल का प्राइस कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए पर्सन मी, अगर मेरा मतलब मंथली का बजट है 10,000 में मुझे अगर अभी 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मैं क्या करूंगा, उसी 10,000 के बजट में मैं क्या करूंगा, 200 लीटर नहीं खरीदूंगा पर 120 या 150 लीटर तक मैं जा सकता हूँ। ये अगर मैं ज़्यादा खरीदने लगूंगा तो क्या करना पड़ेगा, सरकार को भी एक्स्ट्रा फ्यूल खरीदना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हम लोगों का फॉरेक्स रिजर्व्स कम होगा और हम लोग का इंडियन इकोनॉमी कम होगा और ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो इसी को ही कम करने के लिए सरकार क्या करता है, उल्टा सीधा टैक्स लगाते हैं और हमें हमेशा क्या बुद्धू बनाया जाता है कि क्यों, और ऑपोजिशन ये बोलता रहेगा कि ये सरकार बोलते हैं कि जीएसटी में लाएगा पर नहीं लाते। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड क्यों हम लोग 100% या ये फ्यूल को क्यों जीएसटी में नहीं ला रहा है, क्योंकि वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ है जो आप लोग देखोगे इन द कमिंग टाइम कि जो ईवी वगैरह होगा, क्योंकि हम लोग का सोलर होगा, तो इन द डे टाइम वो लोग इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर आप अपने ईवी को दिन में चार्ज करोगे तो आपको आपका यूनिट कम होगा, रात को करोगे कि उसका यूनिट ज़्यादा होगा। इसका रीज़न ये होगा कि दिन में क्या होता है, आपके पास सोलर एनर्जी होता है, आपको स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं है। रात के लिए क्या होगा, आपका बैटरी यूजेस होगा, बैटरी अगर ज़्यादा यूजेस होगा तो क्या होगा, बैटरी का लाइफ ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होगा। तो इसके हिसाब से सरकार इन द कमिंग टाइम आप लोग देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और हमें हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कुछ पैसा लगाने के लिए। और ये मे बी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, इंडिजिनियस इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मे बी आप लोगों को समझ आ चुका है कि इथेनॉल से हमें इतना डरना नहीं है। विथ टाइम मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स और 5 साल के अंदर ही ये कंपैटिबल किट्स आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप ये ही कुछ चीज़ें 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगा के अपने गाड़ी को, ठीक है ना, आपके 10-20-50 लाख की गाड़ी को बचा सकते हो। और लोग जो भी बोले, आप जस्ट ये बोलो कि सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको सोल्यूशन बोला है कि सोल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हर कोई मटेरियल ऑलरेडी रिसर्च में है। मैं भी एक मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, मैं भी मटेरियल्स में ही काम करता हूँ। मेरा रिसर्च बेसिकली बैटरीज में है, तो मैं इस फील्ड में बहुत अंदर तक स्टडी कर चुका हूँ। तो आप लोग चिंता मत करो, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ये आप ट्रस्ट कर सकते हो और इन फ्यूचर आप अपने गाड़ी को इथेनॉल कंपैटिबल बना सकते हो। हाँ, और एक कैच है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल का पावर डेंसिटी थोड़ा कम है। ये 23 to 25 मेगाजूल पर लीटर होता है, पर आप अगर देखोगे इसका पेट्रोल का वो 33 मेगाजूल पर केजी पर लीटर है। ये जो डिफरेंस है, इससे क्या हो रहा है कि आपके 20% या 10% फर्क आएगा। पर एक एडवांटेज क्या है कि आपका जो भी पेट्रोल है, इसका जो भी ऑक्टेन नंबर है वो 95 होता है इन जनरल। तो ये अगर 95 ऑक्टेन होता है तो आपके गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो थोड़ा कम रखना पड़ता है। अगर ये जो आप इथेनॉल फ्यूल की बात करोगे, इसका ऑक्टेन नंबर मोर देन 100 है, तो आप अपने जो भी इंजन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप अपना कंप्रेशन रेशियो को भी गाड़ी का बढ़ा सकते हो। तो कंपनी इन फ्यूचर में भी गाड़ी में टर्बो वगैरह इंट्रोड्यूस कर देंगे हर गाड़ी में, और या उसका कंप्रेशन रेशियो 12:1 अगर कर देंगे तो आपकी गाड़ी का इफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। तो जो आपके 20% ड्रॉप इन पावर है, मतलब जो भी कन्वर्जन में आपको दिख रहा है कि 20% लॉस है, पर आप इंजन को मॉडिफाई करके उस 20% को आप 10%
तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो फाइनली अगर कोई भी गाड़ी आज के डेट में मान लीजिए 15-16 माइलेज एवरेज पेट्रोल निकाल रहा है, तो आज के इसी इंजन में वो 10-12 तक ड्रॉप हो सकता है या 10-12-13 तक ड्रॉप हो सकता है। पर अगर वो एक मॉडिफाइड इंजन में इन फ्यूचर 5 इयर्स बैक अगर वो मॉडिफाइड इंजन होने लगे, उसमें आप पेट्रोल नहीं डला पाओगे, उसमें आपको इथेनॉल 85 या इथेनॉल 100 ही डालना पड़ेगा। तब क्या होगा कि आपको जो भी लॉसेस आज के डेट में आपको लग रहा है कि नो डाउट पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है, इथेनॉल का प्राइस थोड़ा कम है, ये 85 का आज के डेट में 82 है, मे बी पेट्रोल का थोड़ा 100 प्लस है। पर अगर आप आज के डेट में देखोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पैसा आप बचाओगे वो आपको किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगा। पर इन द कमिंग टाइम अगर वो पेट्रोल का टैक्सेस वगैरह कम हो जाए और पेट्रोल प्राइस कम हो जाए तो और आपकी गाड़ी का इंजन का एफिशिएंसी बढ़ जाए, देन आपके क्या होगा, आपके सेविंग्स इन फ्यूचर हो सकता है। आज के डेट में अगर पेट्रोल में भी आपको 5-6 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है, इथेनॉल में भी वही 5-6 रुपये पर किलोमीटर ही पड़ेगा, कोई सेविंग्स नहीं होगा। फिर भी आपको क्या करना है कि क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से मे भी आज के डेट में नो डाउट हम लोग बोलेंगे कि पेट्रोल तो है, आप खरीद लो, ओके वी कैन बाय, बट आप जस्ट 50-60 साल या 100 साल के पीछे एक ऐसी दुनिया की बात देखो जहां हम लोगों ने सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया। तो क्या होगा, तब तो आपको इथेनॉल में स्विच करना ही पड़ेगा। नो डाउट हम लोग अभी ज़्यादा जल्दी स्विच कर रहे हैं, कुछ डेज कभी कुछ दिन बाद करेंगे। तो फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और एनी अदर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। सो मे बी इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया कि इथेनॉल फ्यूल क्यों ज़रूरी है, और इन फ्यूचर यही एक फ्यूचर है कि फ्यूचर में ये आपको इथेनॉल मिलेगा या इलेक्ट्रिक मिलेगा। तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसको समझ लिया होगा कि इथेनॉल से आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 30-40-50 हज़ार लगा के आप अपने गाड़ी को इथेनॉल कंपेटेबल इन फ्यूचर बना पाओगे। सो धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।